गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने अभिनव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, कल अपने बात की थी आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया की। शुरुआत की थी यहां से अपने कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। आज अपने शुरुआत करते हैं आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है। तो आज अपन देखते हैं कि लैंगिक जनन जो है आवर्तबीजी पादपों में या एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर 3 चरण होते हैं, या लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसकी सभी घटनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली घटना होती है भी निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी निषेचन की क्रिया संपन्न होने से पहले जितने भी चेंजेज होते हैं, जितनी भी संरचनाओं का विकास होता है, उन सभी को अपने निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत पढ़ते हैं भी। दूसरा चरण है लैंगिक जनन का निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और तीसरा चरण होता है निषेचन के बाद की घटनाएं। तीसरा चरण क्या होता है? निषेचन के बाद की घटनाएं, जिन्हें अपने निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन पश्च घटनाएं। तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको अपने 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो क्या भी निषेचन पूर्व घटनाएं, एक निषेचन, और तीसरी क्या है भी निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं जो है इनमें अपन पढ़ते हैं युग्मकों का निर्माण है, युग्मकों का स्थानांतरण है। इसके बाद जैसे ही युग्मकों का स्थानांतरण होता है, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, और वो संलयन कहां होता है? निषेचन की क्रिया के दौरान होता है। यहां पे क्या होगा? युग्मक निर्माण व स्थानांतरण। युग्मक निर्माण व स्थानांतरण। और निषेचन पश्च घटनाओं में क्या शामिल होगा भी? निषेचन होने के बाद जायगोट का विकास होगा। अब इस जायगोट के अंदर विशिष्ट प्रकार के विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे और भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण के विकास की समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। तो भ्रूण का विकास होगा, यहाँ पे भ्रूणपोष का विकास होगा, बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। ये सारी घटनाएं किसमें आ जाएंगी? निषेचन पश्च घटनाओं में। तो लैंगिक जनन की क्रिया को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं। एक बार ये प्रश्न भी आया है कि लैंगिक जनन की क्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। कई बार इतना इजी प्रश्न भी आ जाता है बच्चों। सिंपल सा प्रश्न है कि लैंगिक जनन की क्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं, तो अपने को ध्यान में है भी 3 है। एक तो निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। यहाँ पे चरण की जगह पद भी दिया जा सकता है, यहाँ पे चरण की जगह घटनाएं भी दी जा सकती है कि कितनी घटनाएं हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 घटनाएं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं पहले स्टेप की, जो क्या है भी निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती हैं, उन सभी की अपने बात करते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था
कि आवर्तबीजी पादप जो होते हैं एंजियोस्पर्म, इनके अंदर जो लैंगिक जननांग होता है, क्या भी लैंगिक जननांग, और लैंगिक जननांग होता क्या है इनमें, पुष्प होता है भी। क्या होता है, पुष्प। पुष्प के अंदर आपने पढ़े हैं 2 प्रकार के चक्र। कितने प्रकार के चक्र पढ़े हैं, 2 प्रकार के। एक तो पढ़ा था आपने सहायक चक्र, एक पढ़ा था आपने आवश्यक चक्र। एक तो सहायक चक्र और एक क्या पढ़ा था, आवश्यक चक्र। सहायक चक्र के अंतर्गत अपने शामिल किया था भी किसको, एक तो बाह्य दलपुंज को, बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, और दूसरा शामिल किया था आपने दलपुंज या कोरोला, दलपुंज या कोरोला। ये सहायक चक्रों में शामिल है, यानी जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते, केवल जनन की क्रिया में ये चक्र क्या करते हैं भी, सहायता करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, सहायक चक्र कहा गया है। कि बाह्य दलपुंज जो होते हैं ये हरे रंग के होते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और कलिका अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की क्या करते हैं, ये सुरक्षा करते हैं। दलपुंज जो होते हैं ये रंगीन, सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगीन, चमकदार, मकरंद और गंध युक्त होते हैं, जो परागण के लिए कीटों को क्या करते हैं भी, आकर्षित करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो यहाँ इनके द्वारा संपन्न की जा रही है वो किसमें आ रही है भी, सहायक क्रियाओं में आ रही है। दूसरा चक्र क्या देखा है अपने, आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र में अपने शामिल किया है किन किन अंगों को, एक तो क्या भी पुमंग या एंड्रोसियम, पुमंग या एंड्रोसियम, और दूसरा क्या लिया था भी, जायांग या स्त्री केशर, जायांग या स्त्री केशर, या इसे क्या कहते हैं, गाइनोसियम। ये क्या है, आवश्यक चक्र है। पुमंग जो है ये पादप का कौन सा भाग है भी, नर जनन भाग, और गाइनोसियम क्या है, मादा जनन भाग। पुमंग क्या है, नर जनन भाग, और जयांग क्या है, मादा जनन भाग। इनमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा किनका निर्माण होता है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, किसमें भी, पुमंग और जयांग में। तो अपने अब स्टडी करते हैं पहले पुमंग की। तो आपकी निषेचन पूर्व घटनाओं में सबसे पहली हेडिंग होनी है क्या भी, पुंकेसर, यानी पुमंग जो है इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है भी, पुंकेसर या स्टेमन कहलाता है। तो आप हेडिंग लगा ले, पुंकेसर, लघु बीजाणुधनी, लघु बीजाणुधनी व लघु बीजाणु या परागकण, लघु बीजाणु या परागकण। तो सबसे पहले अपने पुमंग से रिलेटेड ये जो संरचनाएं हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। पुमंग जो है ये पुष्प का नर जनन भाग होता है, और पुमंग का प्रत्येक सदस्य जो होता है वो क्या कहलाता है, पुंकेसर या स्टेमन कहलाता है। क्या कहलाता है भी, पुंकेसर या स्टेमन कहलाता है। तो पुंकेसर या स्टेमन जो है इसकी संरचना कैसी होती है उसकी अपनी बात करते हैं। एक पुंकेसर जो है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनकी अपने यहां पे बात करते हैं। देखिए भी, एक पुंकेसर या स्टेमन जो है उसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं भी। एक तो ये शीर्ष घुंडी रूपी भाग, कौन सा भाग भी, शीर्ष घुंडी रूपी भाग। इस शीर्ष घुंडी रूपी भाग को क्या कहा जाता है भी, परागकोश। क्या कहा जाता है, परागकोश, या इसे कहते हैं एंथर, परागकोश या एंथर। परागकोश और एंथर के नीचे का यह डंठल रूपी या तंतु रूपी भाग जो होता है इसको कहा जाता है भी पुतंतु।
क्या कहा जाता है? पूतंतु, या इसको कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है भी? फिलामेंट। और फिलामेंट और परागकोश आपस में एक संयोजी उत्तक द्वारा जुड़े रहते हैं। इस संयोजी उत्तक को कहा जाता है यहां पे योजी या कनेक्टिव, योजी या कनेक्टिव कहा जाता है, जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो एक पुंकेसर की संरचना में दो भाग होते हैं मेनली। कौन कौन से? पहला परागकोश और दूसरा क्या भी? पूतंतु। परागकोश की बात करते हैं अपने, परागकोश की बात करते हैं तो परागकोश या एंथर जो है पुंकेसर का शीर्ष घुंडी रूपी भाग होता है और इस भाग में पराग कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि पुंकेसर का जो परागकोश भाग होता है यह जननक्षम होता है। कैसा होता है भी? जननक्षम या फर्टाइल होता है, जननक्षम या फर्टाइल होता है। जबकि पूतंतु जो है ये परागकोश को पुष्पासन के साथ जोड़ने का काम करता है और ये वाला भाग जो होता है ये कैसा होता है भी? अजननक्षम होता है। कैसा होता है? अजननक्षम होता है। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? योजी करती है। कौन करती है भी? योजी करती है। अब एक परागकोश जो है इसकी संरचना कैसी होती है, इसको समझने के लिए अपने क्या करें कि ये वाला जो पार्ट है क्या है भी? ये एंथर। इसकी काट काट ले, अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो अपने को अनुप्रस्थ काट में ये कैसा दिखाई देने वाला है? देखिए अनुप्रस्थ काट में ये अपने को इस तरह से दिखाई देगा भी, यानी इसकी काट काटेंगे तो ये काट में अपने को परागकोश जो है, एंथर जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। ये इस तरह से दिखाई देगा अभी अपने को। इसकी काट काट लें, काट काटने के बाद ये वाला पार्ट अपने हटा देते हैं, हटाने के बाद ये वाला पार्ट है इसको देखते हैं तो अपने को ऐसे दिखाई देगा। तो देखिए परागकोश की संरचना में क्या क्या शामिल होते हैं, यहां देखो। प्रत्येक परागकोश जो होता है उसमें दो पालियां होती है भी। सामान्यतः देखिए भी मैं सामान्यतः शब्द यूज करूं तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि अधिकांश पादपों में या सामान्य स्थिति में या सामान्यतः कोई विशेष होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी अपने बात कैसी करनी है भी? सामान्य करनी है। विशेष में कोई अन्य एग्जाम्पल आ जाएगा, अन्य उदाहरण आ जाएगा या अपवाद आ जाएगा। सामान्य स्थितियों में अपने जो संरचनाएं देखते हैं या यूं कह दे कि अधिकांश पादपों में इसी तरह की संरचना पाई जाती है, जहां पे मैं क्या बोलूं? सामान्यतः। तो देखिए सामान्यतः परागकोश जो होता है ये इसमें दो पालियां होती है। मतलब कैसी संरचना है ये? द्विपालित। कैसी संरचना है? द्विपालित या बाइलोब्ड संरचना है। देखिए स्पष्ट दिख रही है आपको, दो पालियां हैं। कितनी पालियां हैं? दो पालियां। अगर आपको धतूरे का पुष्प मिले तो धतूरे के पुष्प में पुष्प देखिए बड़ा होता है धतूरे का, इसलिए क्या है आप उसके विभिन्न पार्ट को अलग अलग देखिए भी। सामान्यतः परागकोश जो होता है ये कैसी संरचना है? एक द्विपालित संरचना है। कैसी संरचना है भी? द्विपालित संरचना। यानी प्रत्येक परागकोश में दो पालियां पाई जाती है। सामान्यतः प्रत्येक परागकोश में दो पालियां पाई जाती है। ऐसे परागकोश को क्या कहते हैं? द्विपालित कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपालित कहते हैं। अब ये द्विपालित परागकोश जो है इसकी काट को आप देखते हैं इस डायग्राम में, तो देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक पाली ये होगी, एक पाली ये होगी। दो पालियां हैं, एक ये वाली एक ये वाली। प्रत्येक पाली में देखिए आपको दो प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रकोष्ठ? दो प्रकोष्ठ। ये प्रत्येक प्रकोष्ठ जो होता है ये कहलाता है परागपुट। क्या कहलाता है? परागपुट या पोलन सैक। परागपुट या पोलन सैक।
या इसे कहते हैं लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। देखिए प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कितने प्रकोष्ठ? 2 प्रकोष्ठ, जिन्हें क्या कहते हैं? परागपुट या लघु बीजाणुधानी। अर्थात एक पाली में कितने? 2 लघु बीजाणुधानियां होंगी। पालियां कितनी हैं? 2 हैं। तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी हो गई भी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। तो सामान्यतः एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस प्रकार से एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, जिनमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। फिर देखिए अपवाद के रूप में बात करें अपने, तो एक फैमिली है भी मालवेशी। कौन सी भी? मालवेशी। मालवेसी कुल जो है जिसके अंदर अपने प्लांट आते हैं सामान्यतः कपास, भिंडी, कपास, भिंडी इत्यादि। इनमें परागकोश जो होता है वो एक पालित होता है भी। कैसा होता है? एक पालित, यानी परागकोश में एक ही पाली होती है। इसमें परागकोश में एक पाली है तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भी? 2 हो जाएगी। तो प्रत्येक परागकोश जो है सामान्यतः तो कैसा होता है? द्विपालित, लेकिन मालवेसी कुल में कैसा होता है भी? एक पालित, यानी परागकोश में एक ही पाली पाई जाती है। यह है भी परागकोश की सामान्य संरचना, परागकोश की सामान्य संरचना। अब अपने बात करते हैं भी लघु बीजाणुधानी की संरचना या परागकोश की आंतरिक संरचना। तो अभी आप हेडिंग लगाएंगे परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना। परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो हेडिंग डालेंगे आप परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना। परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए आपसे पूछ लिया जाए, चाहे परागकोश की संरचना पूछ ली जाए या लघु बीजाणुधानी की संरचना पूछ ली जाए, तो आप बताएंगे कि परागकोश या लघु बीजाणुधानी जो है इसको संरचनात्मक रूप से अपने 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो क्या भी? परागकोश या लघु बीजाणुधानी भित्ति, यानी माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, और दूसरा क्या? लघु बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणुजन उत्तक। एक तो क्या हो गया अभी, यानी परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना की अपने बात करें तो इसकी संरचना में 2 भाग होते हैं। एक तो क्या? परागकोश या लघु बीजाणुधानी भित्ति की संरचना, और दूसरा भाग क्या होता है? लघु बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणुजन उत्तक। तो एक परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना में अपने बात करते हैं, तो पहले अपने बनाते हैं लाइनर डायग्राम, उसके बाद देखेंगे इसका सेलुलर डायग्राम। आप साथ साथ डायग्राम बनाइए। पहले तो ऐसे 4 परागपुट या पोलन सैक बनाइए या लघु बीजाणुधानियां बनाइए। इस तरह से साथ साथ डायग्राम बनाएंगे आप। चार लेयर बनानी है अपने को। एक ये मान ली, दूसरी ये, अब ये तीसरी।
ये चौथी लेयर। ये एक परागकोश का रेखीय चित्र है या लीनियर डायग्राम है, जिसमें यहां पे अपने ये दिखा देते हैं योजी। प्रत्येक परागकोश जो है उसकी संरचना या लघु बीजाणुधानी की संरचना, देखिए यही तो परागकोश की संरचना होगी आंतरिक, और यही क्या होगी, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो प्रश्न में आपको इनमें से कोई सा भी नाम देके पूछे, बात एक ही है। भी अपने बात की है कि परागकोश की संरचना में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। और वो कौन कौन से? एक तो परागकोश या लघु बीजाणुधानी भित्ति, और दूसरा क्या है भी, लघु बीजाणुजन उत्तक। लघु बीजाणुजन उत्तक, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, परागकोश भित्ति, और यहां पे क्या है, बीजाणुजन उत्तक। तो सबसे पहला भाग लेते हैं अपने लघु बीजाणुधानी या परागकोश भित्ति। परागकोश भित्ति या माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, लघु बीजाणुधानी भित्ति। देखिए भी परागकोश या लघु बीजाणुधानी भित्ति जो होती है, इसके अंदर बाहर से अंदर की ओर 4 परतें पाई जाती है। इसमें कितनी परतें पाई जाती है भी? 4। 1 2 3 4। सबसे बाहर वाली जो परत है, सबसे बाहर वाली जो परत है, इस परत को कहते हैं भी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के अंदर की ओर जो परत है, इस परत को कहा जाता है अंतःस्थीसियम। अंतःस्थीसियम या इसे कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर की ओर जो परत है, इसको कहते हैं मध्य परत। क्या कहते हैं भी? मध्य परत या मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और सबसे भीतरी परत जो होती है, इसको कहा जाता है टैपिटम। क्या कहा जाता है भी? टैपिटम। क्या कहा जाता है? टैपिटम। और ये टैपिटम है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए भी परागकोश भित्ति है, इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, जिनका क्रम बाहर से अंदर की ओर क्या है भी? बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो ये 4 परतें इसमें पाई जाती है, और इनके बीच में इन चारों परतों से घिरा हुआ जो पार्ट होता है, वो होता है भी लघु बीजाणुजन उत्तक। लघु बीजाणुजन उत्तक। अब अपने ये तो क्या है, रेखीय डायग्राम, और इस रेखीय डायग्राम को अपने अगर आवर्धित करके देखें तो इसमें अपने को कोशिकीय संरचना दिखाई देगी। अब देखते हैं अपने इतना सा ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको आवर्धित करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो ये कैसा दिखाई देगा, इसकी संरचना कैसी रहेगी। तो इस वाले पार्ट को अपने आवर्धित करते हैं। सबसे बाहर की ओर कौन सी परत बनाई है भी? एपिडर्मिस। क्या है भी? एपिडर्मिस। ये तो होगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की ओर क्या है? एंडोथीसियम। कौन सी है भी? एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम हो गई। एंडोथीसियम के अंदर की ओर क्या है? मिडल लेयर। क्या है भी? मिडल लेयर। ये मिडल लेयर होगी।
मिडल लेयर में मैं 2 परतें बना रहा हूं भी। मिडल लेयर के अंदर की ओर क्या है भी? मिडल लेयर के अंदर की ओर टैपिटम, क्या हो गया अभी ये? टैपिटम। और टैपिटम के अंदर की ओर जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है भी? बीजाणुजन ऊतक। कौन सी कोशिकाएं हैं? बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं हैं। ये एक परागकोश की कोशिकीय संरचना है। सबसे बाहरी परत जो है वो कौन सी है भी? सबसे बाहरी परत ये वाली क्या हो गई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की ओर कौन सी परत हो गई? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर की ओर कौन सी परत हो गई भी? मिडल लेयर। और सबसे भीतर की ओर परत जो हो गई वो कौन सी हो गई? टैपिटम। और ये क्या हो गया? बीजाणुजन ऊतक। बनाइए इस डायग्राम को, करते हैं इसमें आगे बात। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस की। परागकोश भित्ति का सबसे बाहरी स्तर जो होता है ये वाला, सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो परागकोश भित्ति का सबसे बाहरी स्तर जो एक कोशिका स्तर मोटा होता है, यानी कोशिकाओं की सिंगल लेयर से बना होता है, क्या कहलाता है? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। और बाह्य त्वचा जो होती है ये लघु बीजाणुधानी का बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाती है भी। कौन सा आवरण? सुरक्षात्मक आवरण। ये होगी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर ये तो पहली परत होगी और ये दूसरी परत, अंतःस्थीसियम या एंडोथीसियम। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर एक कोशिका स्तर मोटी परत, यानी कोशिकाओं की सिंगल लेयर से ये बनी है। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर कोशिका का एक स्तर मोटा आवरण या परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एंडोथीसियम, यानी कोशिकाओं की सिंगल लेयर से बनी है ये भी। एंडोथीसियम की कोशिकाओं की खास बात क्या है कि इनके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है भी। ये पट्टियां बनाएंगे आप ऐसे, अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, अल्फा सेल्यूलोज। एंडोथीसियम जो है इसके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। इन्हीं पट्टियों की वजह से ये परत जो होती है वो कैसी होती है भी? आर्द्रताग्राही होती है। कैसी होती है भी? आर्द्रताग्राही होती है। कौन सी परत? एंडोथीसियम। किसकी वजह से? अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियों की वजह से। और इसी परत के कारण परिपक्व परागकोश जो होता है उसका स्फुटन होता है। जैसे ही परागकोश परिपक्व होगा तो क्या होगा कि जो एंडोथीसियम है इसकी कोशिकाएं जल का त्याग कर देगी और कोशिकाओं के सिकुड़ने से परागकोश भित्ति जो है वो फट जाएगी और परागकण क्या आ जाएंगे भी? बाहर आ जाएंगे। तो एंडोथीसियम जो है परिपक्व परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और ये तथ्य जो है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि एंडोथीसियम की कोशिकाओं पर अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। तीसरी परत है भी मध्य परत। एंडोथीसियम के अंदर की ओर, एंडोथीसियम के अंदर की ओर कितनी? 2 से 3 कोशिका स्तर मोटी, यानी कोशिकाओं की 2 से 3 लेयर। यहां पे मैंने 2 दिखाई है भी, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 परतें पाई जा सकती है। किसकी भी? मिडल लेयर की। किसकी? मिडल लेयर की। तो एंडोथीसियम के अंदर की ओर 2 से 3 कोशिका स्तर मोटी परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मध्य परत कहते हैं। और मध्य परत जो होती है ये अल्प आवधिक या अल्प अवधि की होती है, यानी शीघ्र ही ये बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करके क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ध्यान में रखेंगे इस बात को।
सबसे अंतिम और चौथी परत कौन सी है भी? सबसे अंतिम और चौथी परत कौन सी है? तो उसका नाम होगा आपके टैपिटम। क्या होगा भी? टैपिटम। या टैपिटम को पोष स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोष स्तर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लघु बीजाणुजन उत्तक को पोषण प्रदान करती है। बात करते हैं टैपिटम की, तो मिडल लेयर के अंदर की ओर, या यूं कह दें कि लघु बीजाणुधानी या पराग कोश भित्ति जो है उसका सबसे भीतरी स्तर जो होता है, सबसे भीतरी परत जो होती है वो क्या होती है? टैपिटम होती है। क्या होती है? टैपिटम होती है। टैपिटम जो है इसकी कोशिकाएं बड़े आकार की, सघन जीव द्रव्य वाली और सुस्पष्ट केंद्रक वाली होती है भी। कैसी होती है? सुस्पष्ट केंद्रक वाली, बड़े केंद्रक वाली। बाद में क्या होता है? पहले तो ये एक केंद्र की कोशिका है भी, यूनि न्यूक्लियर है, लेकिन बाद में कैसी हो जाती है? ये मल्टी न्यूक्लियर। कैसे? कि इसकी कोशिकाओं में जो ये केंद्रक है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिसे अपने एंडोमाइटोसिस भी कह सकते हैं, जिससे एक ही कोशिका में एक से अधिक केंद्रक बन जाते हैं और कोशिका कैसी हो जाती है? बहुकेंद्रित। कैसी भी? बहुकेंद्रित या बहुकेंद्रिक हो जाती है, यानी मल्टी न्यूक्लियर हो जाती है। और इस परत का काम होता है क्या? बीजाणुजन उत्तक को पोषण प्रदान करना, जिससे क्या? लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। टैपिटम जो है इसका कार्य क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इन सभी बातों की चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।